2, чтобы вы понимали. Вот Ананы. इन तस्वीरों को ध्यान से देखो। ये वीडियो एक ड्राइवर ने रिकॉर्ड किया है जो क्रीमिया के केर्च पुल की ओर जा रही सड़क पर गाड़ी चला रहा है। वह 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चल रहा है और खिड़की से बगल की लेन में रुकी कारों की कतार को फिल्मा रहा है। वो गाड़ी चलाता है, चलाता है, चलाता है और कतार खत्म ही नहीं होती। कई किलोमीटर लंबी कतार में रूसी परिवार अपनी कारों में है जो उस प्रायद्वीप से निकलना चाहते हैं जिसके बारे में पुतिन ने वादा किया था कि वो हमेशा के लिए उन्हीं का रहेगा। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, बाहर जाने वाली लेन पूरी तरह भरी हुई है। अंदर आने वाली लेन खाली है। नहीं, ये छुट्टियों की अफरा तफरी नहीं है। ये तीसरी बार वही कहानी दोहराई जा रही है और पुतिन, ठीक है, उसने 2 बार साफ दिखा दिया कि यह कैसे खत्म होता है। लेकिन ये समझने के लिए कि अब क्या हो रहा है, आपको देखना होगा कि पहली 2 बार क्या हुआ था। हम मानते हैं कि रूस के लिए ये जानलेवा रूप से खतरनाक है। सितंबर 2022 में पुतिन एक युद्ध स्मारक के सामने एक मंच पर चढ़ते हैं और नीचे देखते हुए एक भाषण पढ़ते हैं। वह कहते हैं कि रूस कभी भी ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। वह कभी भी अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। कुछ महीने पहले पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इससे भी आगे बढ़कर कहा था, किसी भी तरह का हमला क्रीमिया पर, उन्होंने कहा, कयामत का दिन ले आएगा। ये पूरी तरह से पक्के वादे थे और कुछ हफ्ते बाद पहला वादा टूट गया। यूक्रेन खेरसोन की ओर बढ़ा। ये एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी थी जिसे रूस ने युद्ध में कब्जा किया था और वो प्रलयकारी जवाब जो पुतिन ने वादा किया था कभी आया ही नहीं। उसने शहर को बिना किसी भाषण, बिना किसी सफाई के चुपचाप सौंप दिया। लेकिन दूसरी बार और भी ज्यादा खुलासा करने वाली थी। 2023 में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने CNN की एक टीम को एक ऐसा हथियार दिखाया जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। सी बेबी नामक एक नौसैनिक ड्रोन जो 850 किलो विस्फोटक ले जा रहा था। तस्वीरों में आप ठीक वही पल देख सकते हैं जब वो रात में पानी पर फिसलता है और कर्च पुल से टकराकर विस्फोट हो जाता है। और सेवा प्रमुख ने अमेरिकी नेटवर्क को चेतावनी दी। वो तो बस शुरुआत थी। और सुरक्षा सेवा प्रमुख ने CNN से कहा, ये तो बस शुरुआत है। वो ब्लफ नहीं कर रहा था। फरवरी 2024 में यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन ने सीजर कुनिकोव को घेर लिया और डुबो दिया। ये काला सागर बेड़े का एक बड़ा लैंडिंग जहाज था। खुद ड्रोन के थर्मल कैमरों ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। पानी के पास पहुंचना, चालक दल का ड्रोनों को खदेड़ने की कोशिश करना और विस्फोट। एक ऐसा देश जिसकी लगभग कोई नौसेना नहीं थी, वह रूस के युद्धपोतों को एक एक करके डुबो रहा था। और जानते हैं पुतिन ने क्या किया? उन्होंने क्रीमिया की बेड़े के जो जहाज बचे थे उन्हें रूस की मुख्य भूमि के बंदरगाहों में भेज दिया और फिर से ये बिना किसी घोषणा के किया। राज्य टेलीविजन ने बस इस विषय को छुआ तक नहीं। 2 बार पीछे हटना और वही तरीका, इनकार करना, कम करके दिखाना और चुपचाप पीछे हट जाना। अब इसे याद रखो क्योंकि यही सब कुछ समझाता है जो आगे आने वाला है। और अगर आपको चीजों को इतनी गहराई से समझना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम यहाँ हर हफ्ते ठीक इसी तरह का विश्लेषण करते हैं। अब सवाल उठता है, तीसरी बार निकासी पहली 2 बार से अलग क्यों होगी? आप शायद सोचते हैं कि क्रीमिया में सैकड़ों हजार रूसी लोगों का रहना वहां के कब्जे को और मजबूत बनाता है। वहां ज्यादा लोग रहने का मतलब है ज्यादा लोग वहां अपनी जड़ें जमा रहे हैं, ज्यादा नियंत्रण। सही है ना? असल में इसका उल्टा है। आंकड़े भी यही बताते हैं। 2014 में प्रायद्वीप का विलय करने के बाद पुतिन ने बड़े पैमाने पर
उपनिवेशीकरण परियोजना शुरू की। जो वहां बसने को तैयार थे उन्हें पुतिन ने कम ब्याज पर घर खरीदने की मदद दी। सैनिक, न्यायाधीश, डॉक्टर और शिक्षक को रूस से पूरे परिवारों के साथ स्थानांतरित किया गया। 2021 में एक आदेश ने क्षेत्र में विदेशियों को जमीन रखने से मना किया, जिनमें वे यूक्रेनी भी शामिल थे जो हमेशा से वहीं रहते आए थे। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? कब्जा प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर माना है कि 6,50,000 रूसी नागरिक क्रीमिया में आकर बस गए हैं। यूक्रेनी सरकार का अनुमान है कि असली संख्या 8,50,000 तक हो सकती है, लेकिन इतिहास ने पहले भी इसकी कीमत वसूल की है। क्रीमिया एक प्रायद्वीप है जो पानी से घिरा है और अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं कर सका। 2,500 सालों तक मध्ययुगीन घेराबंदी से लेकर 19वीं सदी के क्रीमिया युद्ध तक कहानी बार बार दोहराई गई। जिसने प्रायद्वीप पर कब्जा करने वालों की आपूर्ति काट दी वही जीत गया। जितने ज्यादा लोग कब्जाधारी भेजता है उसका बोझ उतना ही बढ़ता है। पुतिन ने चुपचाप बेड़ा हटा लिया, लेकिन 6,50,000 लोग चुपचाप नहीं निकल सकते। यूक्रेन ने इसे समझ लिया और अप्रैल 2026 में उसने लाइनों को काटना शुरू कर दिया, एक एक करके। मुख्य सड़क जो रूस को प्रायद्वीप से जोड़ती है, खुद सैनिकों के बीच इसका एक उपनाम भी पड़ गया, मौत की सड़क। यूक्रेनी ड्रोन उन काफिलों का शिकार करने लगे जो इस सड़क से गुजरते थे, रास्ते में ट्रकों को जलता हुआ छोड़ते हुए। 21 जून को केर्च का समुद्री तेल टर्मिनल, वह शहर जो उसी पुल के प्रवेश द्वार पर है जहां से ईंधन प्रायद्वीप में जाता है, पर हमला हुआ। नहर के दूसरी ओर रहने वाले लोगों ने नीले आसमान वाले दिन में उठते काले धुएं के गुबार को फिल्माया। क्राइमिया के पार सेवास्तोपोल में, प्रायद्वीप के सबसे बड़े शहर में, मुख्य विद्युत उपकेंद्र पर एक ही रात में 7 बार हमला हुआ, यूक्रेन के ड्रोन बलों के कमांडर के अनुसार। और जब रूस ने कथित छाया बेड़े के टैंकरों से समुद्र के रास्ते प्रायद्वीप में ईंधन पहुंचाने की कोशिश की, ड्रोन उनके पीछे भी गए। यूक्रेनी कमांड के अनुसार सिर्फ 72 घंटों में 21 जहाजों पर प्रहार किया गया। आजोव सागर में खुद यूनिट्स द्वारा जारी की गई थर्मल इमेजेस में जहाज के पीछे जहाज रात के बीच में फटते हुए दिख रहे हैं। सड़क, पुल, समुद्र, हर वो रास्ता जो 6,50,000 लोगों तक रसद पहुंचाता था, काट दिया गया। कुछ लोगों ने इसे आते देखा। 16 जून को रेफात चुबारोव, क्रीमिया के तातारों के नेता जो प्रायद्वीप के मूल निवासी हैं और वहां किसी भी रूसी के आने से बहुत पहले से रहते हैं, उन्होंने उपनिवेशी बसने वालों के लिए एक खास बयान रिकॉर्ड किया जिसमें संदेश सीधा था। आपने पुतिन पर भरोसा किया, चोरी की जमीन पर बसे और अब प्रायद्वीप युद्ध की अग्रिम पंक्ति है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईंधन की कमी और बढ़ेगी और पतन की श्रृंखला शुरू होगी। और उन्होंने वो वाक्य रिकॉर्ड किया जो सब कुछ परिभाषित करता है। हर दिन जब कर्च पुल काम करता है, वह आपकी सुरक्षित बाहर निकलने का मौका है। उसके बाद देर हो जाएगी और 5 दिन बाद वह चेतावनी सच हो गई। उसी दिन 21 जून को जब केर्च टर्मिनल जल रहा था, सर्गेई एक्सियोनोव, क्राइमिया के प्रशासन के प्रमुख, वे टेलीविजन पर एक घोषणा के लिए आए जो किसी ने पहले नहीं सुनी थी। उसी सुबह से पूरे क्राइमिया में जनता को ईंधन की बिक्री निलंबित कर दी गई थी। हर चीज के लिए कार्ड में पैसे हैं, सब कुछ। और इस बात पर ध्यान दो, उसने भुगतान के तरीके एक एक करके गिनाए, क्योंकि समस्या भुगतान का तरीका नहीं था। मुद्दा यह था कि बेचने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। बचा पेट्रोल सिर्फ सरकारी सेवाओं के लिए आरक्षित था। 26 तारीख को वही एक्सोनोव फिर से कैमरे के सामने आया और पूरे क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी। और उसकी भाषा पर ध्यान देना, उसने वित्तीय और संविदात्मक संबंधों को व्यवस्थित करने की बात की। नुकसान की भरपाई के लिए उसने कभी
ड्रोन हमला या यूक्रेन जैसे शब्द नहीं बोले। आपातकाल की घोषणा ऐसे की गई जैसे किसी रजिस्ट्री दफ्तर की समस्या हो। और ठीक उसी दिन इस वीडियो की शुरुआत की तस्वीरें रिकॉर्ड की गई थी। पुल पर कतार में 1800 वाहन थे। एक कतार जो पिछले दिन 15 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। वीडियो बनाने वाले ड्राइवर ने स्थिति ऐसे बताई। ऐसी कतार पहले कभी नहीं देखी गई थी, लेकिन जो लोग भागने के लिए ईंधन नहीं जुटा पाए वो यहीं रह गए। और यहीं से इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पल आता है। 5 जुलाई को क्रीमिया की एक निवासी ने कार के अंदर बैठकर कैमरे में सीधे देखते हुए अपना दिल हल्का किया। ये पुतिन के लिए सीधा संदेश था। उसने कहा, आपने हमें सुरक्षा और सामान्य जीवन का वादा किया था, और असल में हमारे पास खाली पेट्रोल पंप, डर, तलाशी और पूरी तरह से अनिश्चितता है। लोगों को अस्पताल पहुंचने का तरीका नहीं पता। फिर उसने वह बात कही जो सब कुछ कहती है। टीवी पर कहते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है। अगर क्रीमिया सर्वाइवल मोड में है तो अब कोई नियंत्रण नहीं बचा। और उसने एक तीखे सवाल के साथ खत्म किया। सीधा एक सवाल जो लाखों लोग चुपचाप अपने मन में पूछ रहे थे। क्राइमिया के लोग खबरें नहीं, जवाब चाहते हैं। हमें क्यों छोड़ा गया? हमें क्यों छोड़ दिया गया? वह नहीं जानती थी। जवाब पहले ही दिया गया था, एक हफ्ता पहले। 28 जून को आपातकाल घोषित होने के 2 दिन बाद पुतिन ने पत्रकार पावेल जारुबिन को एक इंटरव्यू दिया, जो सरकारी टेलीविजन से जुड़े हैं। जब उनसे ईंधन की कमी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम कुछ कमी देख रहे हैं, लेकिन ये गंभीर नहीं है। और उन्होंने आगे कहा, कुछ नुकसान हुआ है, सभी क्षतिग्रस्त वस्तुओं की मरम्मत हो रही है, यह गंभीर नहीं है, तेजी से मरम्मत की जा रही है। इन शब्दों को याद रखो, क्योंकि 10 दिन बाद पुतिन की व्यवस्था ने खुद ही उसके सामने इन बातों को झूठा साबित कर दिया। सरकारी आधिकारिक वीडियो कॉन्फ्रेंस में 8 जुलाई के दिन सेवास्तोपोल के नियुक्त गवर्नर ने पुतिन को लाइव रिपोर्ट दी कि शहर में पेट्रोल का 1 लीटर 197 रूबल तक पहुंच गया था, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुना से भी ज्यादा था। युद्ध से पहले से 3 गुना ज्यादा कीमत। वो आदमी जिसने कहा था कुछ भी गंभीर नहीं, उसने खुद कर्मचारी से पतन की गंभीरता के बारे में सुना। अब तक जो कुछ भी हुआ है उस पर ध्यान दे। उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कुछ गंभीर नहीं है और बात को हल्का लिया। उसने आपातकाल ऐसे घोषित किया जैसे कोई दफ्तर की औपचारिकता हो। अगर आपको याद हो, हमने वीडियो की शुरुआत में क्या कहा था, तो आप ठीक ठीक जानते हैं कि क्या कमी है। वह चुपचाप पीछे हटना, वही पैटर्न है ना। और उसके संकेत पहले ही दिख चुके हैं। प्रायद्वीप के भीतर काम करने वाली प्रतिरोध आंदोलन, जिसे आतेश कहा जाता है, का कहना है कि 2 शहरों के प्रशासन को आधिकारिक दस्तावेज और उपकरण निकालने का आदेश दिया गया है, और यह भी कि अधिकारी पहले ही राज्य के लिए आरक्षित ईंधन का इस्तेमाल करके रूस भाग गए हैं। पहले अभिजात वर्ग भाग रहा है, संसाधन आम जनता को नहीं दिया गया। और रूसी अर्थशास्त्री इगोर लिप्सिट्स, जो आज सरकार के निर्वासित आलोचक हैं, हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने और भी आगे बढ़कर कहा, उनके अनुसार फैसला पहले ही लिया जा चुका है। पुतिन कोई मानवीय गलियारा नहीं बनाएंगे, क्योंकि यूक्रेन से रास्ता मांगना हार माननी पड़ेगी। वे लोगों को छोड़ देंगे और फिर उनके साथ जो होगा उसके लिए यूक्रेनियों को ही दोषी ठहराएंगे। यह एक आरोप है, कोई पुष्टि किया गया तथ्य नहीं है। लेकिन एक बात पर ध्यान दो, यही ठीक वही है जो बेड़े के साथ हुआ था। यही ठीक वही है जो खेरसोन में हुआ था। तुम ये फिल्म 2 बार देख चुके हो, अब तक तुम्हें अगला सीन समझ आ गया होगा। सच ये है कि पुतिन कभी क्रीमिया के खोने की घोषणा नहीं करेंगे। उन्होंने बेड़ा वापस बुलाते वक्त भी घोषणा नहीं की थी। उन्होंने तब भी घोषणा नहीं की थी जब उन्होंने खेरसोन सौंप दिया था। तरीका यही है, इनकार करना, कम करके दिखाना और चुपचाप पीछे हट जाना। बाकी लोग ही कीमत चुकाएं, लेकिन इस बार इसकी कीमत असली लोगों को चुकानी पड़ेगी। वे 6,50,000 लोग हैं
जिन्हें उसने खुद वहां जाने के लिए मनाया था। एक ऐसे वादे से आकर्षित होकर जो कैमरों के सामने बिखर रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो जल्दी निकलने का कोई भी रास्ता रोक देती है। भले ही हमले कल रुक जाएं, संकट वहीं नहीं रुकता। जो रिफाइनरियां नष्ट हो गई हैं, उन्हें फिर से चालू होने में हफ्तों नहीं बल्कि सालों लग सकते हैं। और वह प्रायद्वीप जिसे पुतिन ने हमेशा स्वर्ग बताया, अब 2 संभावित मंजिलों की ओर बढ़ रहा है। या तो वह भविष्य में सौदेबाजी का साधन बनेगा, या यह दिखाएगा कि उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर उस क्षेत्र में जिसे उसने सबसे ज्यादा मनाया था। इस कहानी के नए अध्याय अभी और आएंगे, और हर नया मोड़ आप सबसे पहले यही देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ भी मिस ना हो, और कमेंट्स में मुझे अपनी राय बताएं। क्या पुतिन वही पैटर्न दोहराएंगे और चुपचाप क्रीमिया से पीछे हट जाएंगे, या इस बार उनके पास पीछे हटने को छुपाने का कोई तरीका नहीं है? देखने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं।